बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ही महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लेक्चर एफ़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर 3-4 लेक्चर हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद उम्मीद है कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर होंगी। जो इससे पहले जो 2-3 लेक्चर हैं उसमें हमने स्टॉक स्टेटमेंट का प्रॉपर एक सैंपल देखा था, टेम्पलेट देखा था। उसको लाज़मी देखें क्योंकि अब उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, 5-6 मिनट का लेक्चर है। जो कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे, जिसकी वजह से हमें सब्सीक्वेंट नोटिस भी रिसीव होते हैं। तो 3 पार्ट होंगे इसके आज के इस लेक्चर के। चौथा जो पार्ट है वो ये है कि क्या हमें मंथली सबमिट करना है या हमें एक ही टाइम पे जून पे जाके सबमिट करना है, यानी कि ईयर एंड पे जाके टैक्स ईयर जो लास्ट मंथ होता है वहाँ पे सबमिट करना है। तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो 3 पॉइंट जो बेसिक हैं पहले हैं, 1 बाय 1 उसके ऊपर हम डिस्कशन करने लगे हैं अभी। अगर आइरिस पे आप जाएंगे तो नेक्स्ट एफ के आपको 3 पार्ट नज़र आएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला पार्ट क्या होगा जो कि स्टॉक से रिलेटेड है, जिसके अंदर 3 पॉइंट होंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या था, प्लस परचेज कितनी थी और उसके बाद कंज्यूम कितना हुआ, और फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो किससे रिलेटेड है, सेल टैक्स से। यही जो स्टॉक है इसका ओपनिंग जो इनपुट टैक्स था, यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो कितना था, ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज आपने की उस पर कितना आया इनपुट, और उसके बाद कंज्यूम कितना हुआ, और उसके बाद आता है क्लोजिंग यानी कि कैरी फॉरवर्ड क्या निकलता है। तीसरा पॉइंट भी सेल टैक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है कि जो स्टॉक हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हमें वैल्यू एडिशन टैक्स भी दिया जाता है। तो ये भी बेसिकली इनपुट टैक्स ही होता है, लेकिन उसको सेपरेट उस पर दिखाया जाता है क्योंकि वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है। तो उसके बाद कंजम्पशन क्या हुई, और सेम उसी तरीके से क्लोजिंग क्या कैरी फॉरवर्ड अवेलेबल है। तो 1 बाय 1 इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि ये जो पार्ट है इसमें से कौन सा ज़्यादा रिस्की है और किस तरीके से हमने इसको लेके चलना है। देखें, जो सबसे पहला पार्ट है वो ये है स्टॉक का, कि स्टॉक आपके पास ओपनिंग एक आ रहा है और फिर आपके पास आती है परचेज और कंजम्पशन। ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी कर लेते हैं कि जब भी सेल टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं तो हम एक स्टॉक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट, इससे पहला जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने एक्सेल की एक डिटेल आपको दिखाई हुई है। एंड पे मैं अभी भी इस लेक्चर में भी हो सकता है दिखा दूं, लेकिन इसमें हम सिंपल ये स्टडी करते हैं कि उसमें हमने लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट उसका फॉर्मेट ये होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका कोड आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, उसके बाद उसकी जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी, फिर उसका रेट आ जाएगा, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम वो ये कह सकते हैं। तो ये पार्ट आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक का। उसके बाद सेम इसी तरीके से यही 3 चीज़ें रिपीट होंगी और यहाँ पे हम लिख लेंगे ये पार्ट हमारा कौन सा है, परचेज का। फिर आता है माइनस कंजम्पशन। ये पार्ट हमारा कौन सा होगा, सेल से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट जो स्टॉक सेल हो रहा है। और उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा वो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारे मॉडल इस तरीके से आ रहे होंगे, सारी डिटेल आ रही होगी, और चलते चलते यहाँ पे एक आके हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। वो क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे यहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट में, कहाँ पे आके कंजम्पशन उठा लेंगे सेल से, परचेज उठा लेंगे जो परचेज है, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा आ रहा है उसका सपोर्टिंग डाटा मॉडल वाइज, रेसिपी वाइज या एसक्यूयू वाइज हमारे पास ये अवेलेबल है। ये हम स्टॉक स्टेटमेंट बनाएंगे और यहाँ से डाटा उठा के यहाँ पे हम लिख देंगे सारे के सारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बिग पिक्चर में एक समरी आ रही होगी और उसकी डिटेल में हमारे पास इस तरीके से स्टॉक स्टेटमेंट बन रही होगी। इसलिए इसलिए मैंने जब भी डिस्कशन की है तो मैंने ये कहा है कि स्टॉक स्टेटमेंट लाजमी बनाएं। स्टॉक स्टेटमेंट बनाते हुए कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे नज़र आएंगी और जो ऑन टाइम गलती को आप पकड़ सकेंगे और उसी टाइम आप उसको ठीक भी कर सकेंगे। अदरवाइज ऑब्वियसली इसके ऊपर स्टेटमेंट अगर ठीक नहीं बनेगी तो जो रिजल्ट्स हैं वो भी ठीक नहीं होंगे, जिसकी बेस पे नोटिस आएगा और उसका रिप्लाई भी आप सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। तो ये स्टेटमेंट बनाई, उसके बाद हमने ये कंजम्पशन यहाँ पे रिपोर्ट कर दी। अब परचेज से रिलेटेड एक पॉइंट है जो हम अभी, बल्कि कंजम्पशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम अभी स्टडी कर लेते हैं। टेक्निकल पॉइंट है कि कंजम्पशन में जो रेट है वो कौन सा आएगा, सेल रेट आएगा या स्टॉक का आएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए, ये सेल लिख लिया, उसके बाद उसने कॉस्ट ऑफ गुड सेल लिख लिया, फिर यहाँ पे जीपी आ गया।
ठीक है। अब सेल जो है वो किसको डील, हम रिटर्न के अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव सी लिखते हैं। कॉस्ट जो होता है ये कहाँ से स्टॉक आता है, इसमें इसका जो फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है कंजम्पशन वाला जो स्टेटमेंट का इस तरीके से आता है, ये इसको जो पूरी फिगर निकलेगी ये किस में फिगर आके रिपोर्ट होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपने 1,000 रुपये की परचेज की है जिसकी कंजम्पशन है 1,000 रुपया और आप सेल कर रहे हैं 1,200 की, तो आपके पास जो प्रॉफिट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 200 का। तो कंजम्पशन आपकी कौन सी होगी, क्या 1,200 होगी या 1,000 होगी। तो एक चीज़ याद रखें कि ये स्टॉक जो है नेगेटिव एफ है, ये किस से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड। तो इसके अंदर कभी भी आपने नेगेटिव सी वाली वैल्यू या प्रॉफिट के साथ जो वैल्यू है वो डिक्लेयर नहीं करनी, हमेशा वो वैल्यू डिक्लेयर करनी है जो आपकी स्टॉक से रिलेटेड वैल्यू है। और वो कौन सी वैल्यू है, जो आपने परचेज की है, कौन सी, 1,000 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन में हमेशा कौन सी वैल्यू किस रेट पे आएगी, कॉस्ट के रेट पे, प्रॉफिट उसमें ऐड नहीं होगा, परचेज के रेट पे उसमें प्रॉफिट ऐड नहीं होगा। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी कि जी नेगेटिव सी वाला जो डाटा है वो आपके लिए इस कंजम्पशन में, इस स्टेटमेंट में कौन सा है, इररेलेवेंट है। रेलिवेंट डाटा कौन सा है, जो स्टॉक स्टेटमेंट में कंजम्पशन आ रही है और जो स्टॉक का बाइंग रेट है जिस पे आपने परचेज की है। कोई भी चीज़ आपने परचेज की है 1,000 की और सेल कर रहे हैं 1,200 की, तो कभी भी आपने 1,200 नहीं लिखना। वो क्यों नहीं लिखना, उसकी रीज़न ये है कि आपकी जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज होगी वो होगी 1,000 की और कंजम्पशन आप दिखा दें 1,200, तो क्या कभी नेगेटिव स्टॉक आ सकेगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो कभी भी नहीं आएगा। तो इस वजह से हम वही दिखाएंगे जो हमारी मैक्सिमम प्राइस है परचेज के ऊपर। तो ये वैल्यू हम कभी भी यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, हमारे लिए इररेलेवेंट है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट आपने देखने हैं। अब आता है पॉइंट के क्या ये जो स्टॉक है, क्या ये स्टेटमेंट जो है वो हर महीने हमने डिक्लेयर करना है, हर महीने दिखानी है। तो हमेशा मैंने यही बताया, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनके साथ भी जब डिस्कशन होती है या मैंने लेक्चर में जो बताया है, तो यही चीज़ बताई है कि स्टॉक स्टेटमेंट आप हर महीने रिपोर्ट करें। अगर आप कोई सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, कोई मैनुअल काम है, तो 30 जून के ऊपर जाके ये जो स्टेटमेंट है ये लाजमी फाइल होनी चाहिए, क्योंकि उसका इस स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस लेट से 2 लाख आ रहा है, तो काउंट्स बनाते हुए, रिटर्न बनाते हुए जो आप बैलेंस शो करेंगे वो भी आपका यहाँ पे 2 लाख होना चाहिए। तो वो बैलेंस आपका नेगेटिव एफ यानी कि सेल टैक्स रिटर्न का और एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न का जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा वो भी मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं है तो इसके ऊपर आपको फौरी नोटिस रिसीव हो जाएगा। अभी नोटिस रिसीव होना शुरू हो भी गए हैं कि जिनका स्टॉक मैच नहीं है, क्योंकि वो ये ज्यूम करते हैं कि अगर स्टॉक ठीक नहीं है तो कंजम्पशन ठीक नहीं है, सेल ठीक नहीं है, जीपी ठीक नहीं है। तो जब ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली इसीलिए गवर्नमेंट के लिए एक रिस्क होगा कि लॉस ऑफ रेवेन्यू है, मे बी टैक्स हमारा ज़्यादा बनता है और टैक्स पेयर ने कम पे किया है, तो लिहाजा आपको रिकंसिलेशन का एक नोटिस आ जाएगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड क्लोजिंग स्टॉक एंड नेगेटिव एफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और वो तब ही आप एक्सप्लेन कर सकेंगे अगर आपकी स्टेटमेंट ठीक होगी। इन केस ऑफ अंडर एंड ओवर एस्टीमेट ऑब्वियसली उसके कॉन्सिक्वेंस भी आपको रिसीव होंगे। तो स्टेटमेंट आपने लाजमी बनानी है। तो 2 चीज़ें हमने क्लियर कर ली कि कंजम्पशन में कौन सा रेट आएगा, परचेज वाला। क्लोजिंग स्टॉक अगर आप कोशिश करें कि हर महीने फाइल करें, हर महीने फाइल करेंगे तो जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं जब वो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेते हैं या वो किसी स्टेज पे कोई डाटा चैलेंज होता है, तो उनकी रिटर्न पूरी हर महीने प्योरीफाई होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ताकि जब सिस्टम से आपको कोई, आपने एबीआर से सपोर्ट लेनी है, तो रिटर्न के अंदर हर वो चीज़ अवेलेबल हो जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, बेनिफिट होगा डाटा, क्योंकि सही तरीके से आपने फाइल किया होगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप फाइल नहीं कर रहे तो एटलीस्ट उसको क्वार्टरली करें। क्वार्टरली नहीं कर सकते तो 6 माह बाद कर लें। 6 माह बाद नहीं कर सकते तो 30 जून आपके लिए रेड लाइन है। आपने इस डेट पे आके पूरे साल की रिकंस्ट्रक्शन बना के प्लस ओपनिंग, परचेज, कंजम्पशन माइनस करके क्लोजिंग कैलकुलेट करना है और वो सारी चीज़ें आपकी रिटर्न के साथ मैच होनी चाहिए। परचेज को लेते हुए 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। वो कौन सी चीज़ है कि जब भी परचेज नेगेटिव ए में आती है तो 2 तरह की परचेज होती है। एक वो परचेज होती है जो डायरेक्टली जनरेट यूज हम करते हैं आउटपुट को जनरेट करने के लिए, यानी कि हमारा रॉ मटेरियल होता है। एक वो है जो ऑपरेशन कॉस्ट है, फिक्स एसेट कॉस्ट हो सकती है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कंजम्पशन में जो डाटा आ रहा होगा आपके पास, यहाँ पे जो परचेज होगी ना ये हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी कि ये डाटा ऑटो उठाता है नेगेटिव ए से। तो अगर हम इसी एग्जांपल को बेस बना लें तो 1,000 रुपये की आपने परचेज की, लेट्स से ये एग्जांपल है कि 1,000 रुपये की परचेज की जो कि रॉ मटेरियल था
और 500 रुपये का आपने कोई एसेट परचेज कर लिया है, तो नेक्स्ट जेड एफ में जो स्टॉक आ रहा होगा वो कितना होगा, 1500 रुपये का, यानी कि परचेज कितने की आ रही होगी, 1500 रुपये की। लेकिन असल में जो परचेज है, जो आपने यूज करनी है रॉ मटेरियल के लिए, वो कौन सी है, 1000 की। तो ये एक परमानेंट डिफरेंस आपके पास क्रिएट होता जाएगा। उसको आप क्या करेंगे, सिंपल, कि इस 1000 के ऊपर स्टॉक स्टेटमेंट बनाइए आपने। उसके बाद स्टॉक स्टेटमेंट बनाने के बाद मैं वैसे ये करता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक को मैच रखने के लिए मैं ये 500 की कंजम्पशन भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो वही स्टॉक आ जाएगा जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि यहाँ पे जो कंजम्पशन है पूरे साल की, वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो कंजम्पशन हम दिखाएंगे उसके साथ मैच होनी चाहिए। तो उसकी आप एक प्रॉपर रिकंसिलेशन बना लेंगे कि जी मेरी यहाँ पे जो कंजम्पशन है ना वो 500 से ओवर स्टेटेड है। उसकी रीज़न क्या है कि मेरे पास एक मैंने एसेट परचेज किया और सिस्टम उस एसेट को परचेज में दिखाता है, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में हम उसको परचेज में नहीं दिखाते। तो इस वजह से हमारा एक डिफरेंस है, उसकी एक रिकंसिलेशन होगी जो आप प्रोवाइड कर देंगे इन केस अगर आपको कोई नोटिस रिसीव होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये आपने स्टेटमेंट से रिलेटेड या परचेज से रिलेटेड आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, कि जो दूसरा पॉइंट था कि जो टैक्स है, जो दूसरा पॉइंट था सेल टैक्स से रिलेटेड, वो क्या चीज़ है। अब वही चीज़ है कि ये वो टैक्स आएगा कहाँ से, नेक्जर ए से। तो जो आपने यहाँ पे टैक्स दिखाना है वो कहाँ से दिखाएंगे, जो कंजम्पशन इसकी आएगी वो कहाँ से आएगी, नेक्जर सी से। नेक्जर सी में सेल वैल्यू के ऊपर जो टैक्स आप चार्ज कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स, तो ये आपका वो टैक्स होगा जो यहाँ पे आप दिखाते जाएंगे, यहाँ पे आप दिखाते जाएंगे, और ये आपका जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड आता जाएगा। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन होगा कि जी मैंने कंजम्पशन में तो नेक्जर सी दिखाई नहीं है, तो टैक्स मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ। वो मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आप फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कहाँ से आता है, नेक्जर सी से। इनपुट टैक्स कहाँ से आता है, नेक्जर ए से। तो एक टाइम पे आके हो सकता है ये टैक्स खत्म हो जाए और ये जो टैक्स होगा ये एक्सेस होगा, तो फिर हम बैलेंस जो अमाउंट होती है वो पेबल क्रिएट हो जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि मेन पेज पे भी जो इन आउटपुट टैक्स है माइनस इनपुट टैक्स का फार्मूला है। तो इस वजह से इस रिटर्न के अंदर जो नेक्जर एफ का पेज होगा, यहाँ पे आके भी आपने नेक्जर सी के अंदर जो टैक्स दिखाना है वो कौन सा दिखाना है, नेक्जर सी। जो इसमें नेक्जर एफ में आके जो टैक्स दिखाना है नेक्जर सी वाला दिखाना है। सेम इसी तरीके से वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है। तो वैल्यू एडिशन को वन टाइम भी आप कंज्यूम कर सकते हैं और उसको पैरेलल भी चला सकते हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, आप उसको इससे पहले वाला जो लेक्चर है नेक्स्ट एफ वाला वो देख लें। उसमें मैंने वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक ही बार आप इसको जीरो कर दें और बाद में इसी की ट्रीटमेंट लेके चलें, आपकी रिटर्न के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आपको इसका सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप वन टाइम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है 2 लाख और यहाँ पे आ रहा है 50 लाख, ठीक है, तो आप 50,000 सॉरी, तो आप पहले इसको कंज्यूम कर लें और बाद में इसको करते रहें, कोई इसमें इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन सिस्टम सपोर्ट करता है, टाइम अवेलेबल है, तो दोनों को पैरेलल लेके चलें। यानी कि कुछ अमाउंट इसमें से कंज्यूम होगी, कुछ अमाउंट इसमें से कंज्यूम होगी। वो क्यों कंज्यूम होगी, कि अगर आपका कुछ लोकल मटेरियल भी है, लोकल सेल परचेज भी है, इंपोर्ट भी है, तो जो इंपोर्ट की होगी वो आप यहाँ से कंज्यूम कुछ करवाएंगे और जो लोकल होगी वो आप यहाँ से कराते जाएंगे। तो ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है क्योंकि दोनों में इनपुट टैक्स कंबाइन करके आएगा। तो पहले आप ये कंज्यूम करवा लें या ये करवा लें तो बात एक ही है, या पैरेलल करवा लें बात एक ही है। तो इस वजह से कैलकुलेशन से बचने के लिए मेरी सजेशन ये होती है कि पहले आप इसको कंज्यूम करवा लें। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे नेक्जर एफ के, तो इसको आप लाजमी याद रखें। ये वो वाली चीज़ें हैं जो एक रिस्क होता है, रिस्क को आज आइडेंटिफाई करके कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप अपने जॉब पे चीज़ों को देख रहे हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना ऑन टाइम, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जब भी मैंने लेक्चर बनाया तो मेरी ये डिस्कशन होती है कि उसमें रिस्क क्या है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।